दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इसमें हो सकती है। लेकिन अगर आप इंडिया के मेगा प्रोजेक्ट्स में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हो और स्काई स्क्रेपर्स में अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिए। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी आंखें खोलने वाली हो सकती है और कैसे लालच या दुश्मनी करोड़पतियों को भी रोड पर ला सकता है, ये इस वीडियो में हम समझेंगे। दोस्तों, आपके हिसाब से एक बिल्डिंग जिसमें 160 बड़े अच्छे घर हो और पूरे देश के कुछ सबसे महंगे और हाई डिमांड इलाके में अगर ऐसी कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसे बनने में कितना समय लगना चाहिए? 3 साल, 4 साल या 5 साल? लेकिन 11 साल बाद भी मुंबई के वर्ली नाका इस इलाके में एक बिल्डिंग है जो आज तक पूरी तरीके से बन नहीं पाई, जो इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग आज भी है। द 42 इंपीरियल हाइट्स, लोधा वर्ल्ड 1, ये सारी बिल्डिंग्स जो है हाइट में आज भी इस बिल्डिंग से कम है। लेकिन इस बिल्डिंग का काम रुका होने के कारण ज़्यादातर लिस्ट में इस बिल्डिंग का नाम नहीं लिखा जाता। 320 मीटर ऊंची पैलेसेस रॉयल, अगर आप मुंबई की कोई भी स्काईलाइन की वीडियो देखोगे तो इसमें अलग से नजर आती है इसके विशालता के कारण। दुनिया का सबसे बड़ा एट्रियम, पूरी इंडिया की अकेली बिल्डिंग जो सुपर टॉल कैटेगरी में आती है, वो है पैलेसेस रॉयल। लेकिन इस बिल्डिंग का काम क्यों रुक गया और ऐसी क्या बात हो गई कि इस बिल्डिंग के जो मालिक थे वो ऑलमोस्ट रोड पर आ गए? तो कहानी शुरू होती है साउथ मुंबई के वर्ली एरिया में, जहाँ पर एक ज़माने में कपड़े के बड़े बड़े मिल्स हुआ करते थे और आज इन मिल्स की जगहों पर बड़े मॉल्स, ऊंची बिल्डिंगें, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ऑफिसेस वगैरह बन चुके हैं। और इनमें से एक थी श्रीराम मिल्स। अगर आपने कपड़े के ब्रांड रीड एंड टेलर के बारे में सुना है तो श्रीराम मिल्स जो है उनकी ओनर थी। 2004 में 105 करोड़ रुपए की कीमत पर कल्पतरु बिल्डर्स को श्रीराम मिल्स के ओनर्स ने 5 एकड़ की एक जमीन बेचने की डील साइन की और कल्पतरु ने जो है इसकी पहली पेमेंट जो 30 करोड़ रुपए की थी वो श्रीराम मिल्स को दे दी। लेकिन इसके बाद में श्रीराम मिल्स के ओनर्स ने यह कहते हुए डील को खारिज कर दिया कि कल्पतरु बिल्डर्स की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो जो है पूरी 105 करोड़ रुपए की कीमत चुका पाएंगे और इसकी वजह से जो है वो डील कैंसिल कर दी। जबकि कल्पतरु का आरोप ये था कि श्रीराम मिल्स के ओनर जो है उन्हें किसी और रियल एस्टेट डेवलपर से ज़्यादा बड़ी ऑफर मिली है या ज़्यादा ऑफर मिलने के उन्हें फ्यूचर में चांसेस नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो जो है डील कैंसिल कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। और ये जो मामला है वो कोर्ट में चला गया और अगले कई सालों तक ये केस चला और इसमें कल्पतरु की जीत हुई। और ये केस जो है हमारे मेन केस से आप जरा साइड में रखिए, ये केस जो है वो लास्ट में पूरी लिंक जोड़ेगा। अब इस केस से अलग श्रीराम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ने 2008 में पैलेसेस रॉयल का कंस्ट्रक्शन अपनी ही मिल की जगह पर शुरू किया और देखते ही देखते साल 2012 तक ये बिल्डिंग अपनी पूरी हाइट तक पहुंच गई। इस बिल्डिंग में इंडिया के पहले कुछ सर्टिफिकेशन जैसे लीड ग्रीन सर्टिफिकेशन, इसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा एट्रियम यानी सबसे ऊंची रूफ आप कह सकते हो इस बिल्डिंग में थी। अपनी पूरी हाइट तक पहुंचने के बाद में इस बिल्डिंग की मुश्किलें तब शुरू हुई जब एक एनजीओ जनहित मंच ने पैलेसेस रॉयल के ओनर के खिलाफ एक कंप्लेंट की और कोर्ट में पैलेसेस रॉयल ने एफएसआई के नियमों का उल्लंघन किया है और रेफ्यूज एरिया, रिजर्व्ड एरिया और पार्किंग एरिया को भी सेलेबल बताते हुए कंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये उन्होंने आरोप लगाया बीएमसी के सामने। और इस समय तक पैलेसेस रॉयल में 1200 करोड़ रुपए के घर जो है वो बिक चुके थे और इन घरों की कीमत 25 से 50 करोड़ के बीच में थी। इस केस के कारण कोर्ट ने पैलेसेस रॉयल के काम पर रोक लगा दिया और सारे जो फ्लैट बायर्स थे उनका पैसा जो है इसमें रुक गया। 2016 में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि एनजीओ जनहित मंच ने जो भी आरोप पैलेसेस रॉयल के ओनर्स पर लगाए थे वो सही नहीं थे और रेफ्यूजी एरिया जो है इसका कोई इलीगली यूज नहीं किया गया है। लेकिन बिल्डिंग के पास ही बने एक 15 मंजिला पार्किंग को उन्होंने कहीं ना कहीं इलीगल हो सकता है कि दावा किया और बीएमसी को इस आगे जो है हैंडलिंग करने के लिए कहा। और बीएमसी ने जो है पैलेसेस रॉयल के ओनर को पार्किंग की बिल्डिंग के बदले जो पैलेसेस रॉयल की ऊपरी 15 फ्लोर्स है उसे हटाने के लिए कहा और साथ साथ जो भी फ्लैट बायर्स है उन्हें अपने एफएसआई के हिसाब से एरिया जो है वो एज कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा। मामला फिर से कोर्ट में पहुंच गया। अब इस समय फ्लैट बायर्स बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और अपनी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के लिए वो रेरा पहुंचे, जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है।
और नियमों के हिसाब से रेरा ने बिल्डर्स को, सारे फ्लैट ओनर्स को 10.5% इंटरेस्ट के हिसाब से सारे पैसे जो है वो लौटाने के लिए कहा है। 2019 में जाकर सारा मामला जो है वो सेटल हुआ और पैलेसेस रॉयल की एक बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकती थी और बहुत सारे आरोप जो उन पर लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं सही नहीं थे। लेकिन अब तक इस प्रोजेक्ट का दिवाला निकल चुका था। ये फ्लैट बायर्स जो है वो अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे, नए सेल्स हो नहीं रहे थे और ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था। इसके साथ एक और बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि डेवलपर्स का फैमिली ब्रांड रीड एंड टेलर, जो एक समय पर अमिताभ बच्चन जी को अपनी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाते थे, वो भी अब डूब चुका था और 2019 में लिक्विडेट करने को कह दिया गया। यानी जो भी रीड एंड टेलर की प्रॉपर्टीज़ होगी, जो भी उनके पास में अभी एसेट्स होंगे, वो बेच देने के लिए कहा गया था। इस वक्त इंडिया बुल्स, जिसने इस प्रोजेक्ट को लोन दिया था, वो भी अपने पैसे रिकवर करना चाहती थी और जिसकी अमाउंट टोटल 915 करोड़ रुपए थी। अब श्रीराम मिल्स अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 915 करोड़ रुपए बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी और आखिर कलेक्टर के परमिशन के अंडर साल 2019 में पैलेसेस रॉयल का ऑक्शन कर दिया जाएगा, इसकी नीलामी कर दी जाएगी, ऐसा घोषित कर दिया गया। लेकिन इस बिल्डिंग के केसेस के चलते और इसकी हिस्ट्री को चलते हुए कोई बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स ने ऐसे प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ऑक्शन जो है जून 2019 में फेल हो गया। देश के सबसे महंगे और इन डिमांड इलाकों में से एक ये बिल्डिंग थी और इस इलाके में भी ये एक सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन फिर भी इसका ये हाल हो गया। आखिर इंडिया बुल्स ने नवंबर में फिर से ऑक्शन कर 705 करोड़ रुपए में ये बिल्डिंग बेची और हॉनेस्ट शेल्टर्स ग्रुप इसने इस पैलेसेस रॉयल बिल्डिंग को खरीद लिया और आखिर 6 साल बाद जो है इस बिल्डिंग्स में लाइट्स फिर से शुरू हुई। अभी भी ऊपर के फ्लोर्स को लेकर कुछ इश्यूज जारी है, लेकिन हॉनेस्ट शेल्टर्स के पास फ्लैट्स बेचने का और कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन है। तो आखिर एंड में पैलेसेस रॉयल की जीत हुई और एनजीओज गलत निकले, लेकिन केस शुरू ही क्यों किया गया? पैलेस रॉयल की पेरेंट कंपनी ने सालों से ये आरोप लगाया है और इंटरव्यूज में भी ये सामने सामने कहा है कि जनहित मंच जो मेन एनजीओ था इस केस के पीछे, ये सारे प्रॉक्सी एनजीओज है और इन्हें कल्पतरू से फंडिंग मिलती है और साथ साथ बीएमसी के भी कुछ ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। और ये सब क्यों? लेकिन और यहाँ हम हमारे पहले केस की ओर चलते हैं, जहाँ कल्पतरू ने श्रीराम मिल्स की ज़मीन खरीदने की कोशिश की थी और इनके बीच में ज़मीन किसे खरीदने मिलेगी इस बात को लेकर लड़ाई हुई थी और इसी के कारण कहा जाता है कि कहीं ना कहीं कल्पतरू ने प्रॉक्सी एनजीओस को यूज़ करके इस बिल्डिंग का काम रोक रखा था। तो एक बात हमें ये समझ में तो ज़रूर आ गई कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है और इसके अलावा अब तक जो मैंने कहा वो कहीं ना कहीं मैंने न्यूज़ सोर्सेज या कुछ और इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज के थ्रू आपको बताया है। लेकिन इसके आगे एक और इन्फॉर्मेशन ये मुझे मिली है कि ऑनेस्ट शेल्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं मित्तल ग्रुप की एक शेल कंपनी है और अगर मित्तल ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी इस बिल्डिंग को खरीदती है तो शायद से इस बिल्डिंग का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है कि ऑनेस्ट शेल्टर्स मित्तल ग्रुप की कंपनी है। मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें लोधा, वर्ल्ड वन जैसे बिल्डिंग्स पर भी मैंने केस स्टडी बनाई थी और मुंबई में कई सारे स्काई स्क्रैपर्स का काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी इन्हें बिल्डिंग्स को रोक देती है। ये क्यों होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन कुछ इश्यूज़ के चलते वो वीडियो अब मैंने प्राइवेट कर दिया। ये वीडियो कुछ दिनों बाद मैं फिर से एडिट करके अपलोड कर दूंगा। अगर आज ये बिल्डिंग 2016 में ही पूरी हो जाती तो हो सकता है कि मुंबई और बाकी शहरों के लिए ये एक लैंडमार्क बिल्डिंग होती और इसके जैसे और कई सारे बड़े बड़े रियल एस्टेट डेवलपमेंट जो है आज हमें मुंबई में और दूसरे शहरों में नज़र आते थे। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट के इतने ब्रूटल होने के कारण ये बिल्डिंग काइंड ऑफ स्काई स्क्रैपर्स के नाम पर एक धब्बा बन चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में मुझे बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं और सब्सक्राइब करना मत भूलना।